आलोक की पैतृक भूमि की ओर सारंगपुर में जो पहाड़ियों के मध्य स्थित एक सुंदर सा गांव, जिसे देख ही स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इस गांव को कितने ही विकास क्रमों से होकर गुजरना पड़ा होगा। आज भी सड़क किनारे और मैदान में बिखरे हुए गोल पत्थर लाल माटी के साथ यह स्पष्ट बयान करते हैं कि न तो इस जमीन को कभी पर्याप्त पानी मिला और न ही यह उपजाऊ थी। मतलब साफ था कि इस जगह पर रहने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर नहीं हो सकता। गांव की नई बनी हुई सड़कें ये स्पष्ट करती है कि अभी अभी कहीं प्रजातंत्र के दबाव में आकर सरकार ने सड़कों का निर्माण किया होगा, क्योंकि और कोई पुराना रास्ता नजर नहीं आता जिससे ये ज्ञात हो सके कि कभी भी कोई ऐसी व्यवस्था भी मौजूद रही होगी कि यह गांव शहर से जुड़ सका होगा। हाँ, एक बात थी कि चाहे व्यवस्था जो भी रही हो या फिर गांव से पलायन की स्थिति, बीच बीच में छोटे छोटे कुनबे अब ऐसे नजर आते हैं। शायद इन कुनबों से काफी मदद मिलती रही होगी। एक लंबा सफर शहर से गांव और गांव से शहर आने जाने वाले यात्रियों को इन कुनबों की उदारशीलता और सत्यभागिता, वहां वर्षों बने पुराने घने वट वृक्षों की छांव में बने चबूतरे और उन्हीं के पास बने प्याऊ या फिर गहरे कुएं जिनसे राहगीर को बिना किसी संकोच के पीने का पानी और पेड़ों की छाया लंबे सफर में मिलते रहे। उनकी उत्कृष्ट सोच और सहयोगी भावना के साथ उस दर्द को भी बयां करता है जिसे उन्होंने किसी समय सफर के दौरान महसूस किया रहा होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की ताकि किसी भी राहगीर को जो यहाँ से गुजरे बिना किसी संकोच के भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, जिनकी आवश्यकता हर कोई राहगीर सफर में महसूस करता है। कमेटी को शहर से गांव की ओर चलते हुए एक अलग ही भारत का नक्शा नजर आ रहा था। लोगों का चुनौतीपूर्ण जीवन, संघर्षमय जीवन शैली, लेकिन फिर भी आत्मसंतोष और खुद परेशानी में रहकर भी उन परेशानियों का अनुभव कभी भी किसी दूसरे को ना होने देना। ऐसी विचारधारा रखकर अतिथि स्वागत को तत्पर एक ऐसा देश जहां आज भी धर्म और संस्कृति के उस रूप को देखा जा सकता है जिसे शहर की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ कहानी किस्सों में सुना या पढ़ा जा सकता है। उस कमेटी ने 3 पुरुष और 2 महिलाओं को शामिल कर भेजा गया था जिसमें भारतीय संस्कृति और विचारधारा को समझने की समझ थी। वे सभी सफर के हर पहलू, बड़ी बड़ी चीजों को नोट करते जा रहे थे। उन्होंने सफर के दौरान लोगों से परस्पर वार्ता में कहीं कहीं आलोक का भी जिक्र किया और अप्रत्याशित रूप से यह पाया कि आलोक ने न सिर्फ गांव से शहर तक का सफर खुद पूरा किया, अपितु उस दूरी को काटने का प्रयास और दी जाने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ गांव के युवकों को पलायन न करना पड़े सोचकर नए नए व्यापार और अत्यंत कठिन रास्तों पर सीमेंट की सड़कें बनाकर उन्होंने आपस में जोड़ने का भी प्रयास किया। उन्होंने गांव के नवयुवकों को अध्ययन के लिए उच्च संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र खोल कर दिए, जिन्हें धीरे धीरे उस गांव में स्वयं समूह बनाकर उन्हें सौंप दिया, जिनकी सहायता आज भी वे निरंतर किसी न किसी रूप में कर रहे थे। आलोक जी के इस प्रकार के कार्य समिति को कहीं बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि अपने विकास के साथ साथ उनका अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचना भी वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन किसी व्यक्ति के अच्छा स्वभाव होने का आशय यह नहीं हो सकता कि कभी उसमें कोई दोष ना हो, खासकर तब जबकि कमेटी निकली ही है उसकी संपूर्ण जानकारी लेने। तब उनका ये कर्तव्य बनता है कि वह निष्पक्ष होकर बिना किसी प्रभाव के आगे बढ़कर अपनी जांच को पूरा करें। नवल किशोर, बेशक तुम्हारे बाप दादाओं ने मिलकर एक साथ वर्षों गुजारे हो, अपनी अथक मेहनत से आज पूरे गांव की आधी जमीन मेरे पिताजी के नाम है, इसलिए खुश होकर उन्होंने ये 10 एकड़ जमीन तुम्हारे पिताजी के नाम लिख रखी थी, जिसे मैं तुम्हें आज सौंपता हूँ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे वहाँ खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम दोनों ने ही बचपन से एक साथ खेल कूद कर और पढ़ाई भी एक ही पाठशाला में पढ़कर अपना जीवन अब तक एक गुजरा है, इसलिए मैं तुम्हें कभी जमींदारी की ओर उस नज़र से नहीं देखा। मैं तुम्हें हमेशा अपने मित्र के रूप में मानता आया हूँ, इसलिए वे 10 एकड़ जमीन के कागजात देते समय मुझे ना जाने की इतनी खुशी नहीं हो रही। इससे ज्यादा देने के फैसले का अधिकार मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक नहीं मैं खुद अपनी मेहनत पर इससे 2 गुना संपत्ति अर्जित ना कर लूं। यही जमींदारी प्रथा का नियम है कि किसी भी कीमत पर पैतृक संपत्ति को बांटने या सिर्फ अपनी मनमानी में खर्च करने का अधिकार हमें नहीं मिलता। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि कुनबा संकट में हो और फिर सारी संपत्ति भी दान में देना क्यों ना पड़े, उसके लिए कोई रोक नहीं है। मेरे दोस्त, हम दोनों ही अब पारिवारिक बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस जमींदारी प्रथा से बाहर निकले, और इसके लिए यह अनिवार्य है कि तुम अपनी आने वाली संतान को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाओ कि वह एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सके। इसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। यदि तुम मेरी सही सलाह मानो तो वहाँ मेरा एक मित्र है जो तुम्हारी मदद करेगा। ये कुछ पैसे तुम्हें मैं आज तक की मजदूरी समझकर अपने पिता की पूर्ण अनुमति से दे रहा हूँ। इनकार मत करना, इसे लेकर जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो।
तुम्हारे ये 10 एकड़ जमीन मेरे पास अमानत के तौर पर है। इसमें जो भी फसल होगी उसका एक औसतन भाग तुम आकर ले जाना। हाँ, इस दौरान तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी भी मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मन लगाकर उस शिखर तक पहुँच जाना जिसकी कल्पना कोई ना कर सके, क्योंकि मैं सारे समाज की इच्छा के खिलाफ नियमों को ताक पर रखकर तुम्हें बतौर मित्र यह सलाह लेकर भेज रहा हूँ। इस बात का मान रखना, खाली हाथ लौटकर मत आना। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि हम दोनों के बीच जो अभिवार्ता हुई उसे कभी भी किसी को मत बताना। हाँ, लेकिन हो सके तो आकर मिलते रहना, अपनी हवेली देखने के बहाने ही सही, क्योंकि सुना है शहर की जमीन को छूने वाले परिंदे अपने घोंसले में भी अक्सर वापस लौटकर आया करते हैं। कहते हुए नम आंखों से रिवाराम जी ने जमीन के पेपर के साथ कुछ पेपर नवल किशोर जी को देखकर विदा किया। आज की रात नवल किशोर जी के लिए भारी रात थी। एक तरफ उसके आंखों में रह रहकर रिवाराम जी के शब्द और हालात बयां नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अपनी पैतृक जमीन को छोड़ने का दर्द उसे सता रहा था। रही बात लोगों के कहे अनुसार कि ठाकुर तुम्हें जमीन नहीं देना चाहते इसलिए शहर भेज रहे हैं, उस बात को तक उन्होंने सिरे से दरकिनार कर दिया, क्योंकि जिस जमीन की बात करी जा रही थी उसका तो विचार तक खुद नवल किशोर ने नहीं किया था। फिर जमीन खोने या पाने का डर कैसा? उसे चिंता तो थी, इस बात की थी जो रूपों की गड्डी उसके हाथ में जानबूझकर थमा दी है। वो उसका क्या करे? वह भली भांति जानता था कि उसे जो खत और पैसा दिया गया है, वास्तव में इसका मुख्य कारण एक ही है कि उसका मित्र ये कभी नहीं चाहेगा कि आगे चलकर कभी भी उनके बीच मित्रता के अलावा मालिक और नौकर का संबंध आए। आज भी नवल किशोर की चिंता स्पष्ट है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आगे चलकर कभी भी आने वाली पीढ़ियां उस गुलामी की दौर से गुजरे जिसे नवल किशोर मिटाने का प्रयास कर रहा है, और इसलिए उसने जमीन के कागजात के साथ साथ जो पैसे दिए हैं वह वास्तव में एक प्रकार का कर्ज है जिसे वह किसी और रूप में प्रदान कर रहा है। इतनी मिन्नतों के बाद वह इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिवाराम की बातों में 1% भी छलकपट या कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसे न माना जा सके। वह वास्तव में बचपन से ही एक दूरदर्शी और स्वतंत्र विचारों के साथ अपने साथ समाज का विकास चाहने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा से चाहता था कि समाज का कल्याण और भला हो, फिर वह अपने ही मित्र को भला कैसे पीछे छोड़ सकता था? और उसका एक वाक्य जिसमें उसने कहा कि अपने बच्चों को इतना बड़ा बना देना कि उसे पलटकर कभी खेती की ओर रुख ना मुड़ना पड़े, इस विषय में अर्थात दिए जाने वाले पैसे की बात किसी को भी ना बताने का कहकर जैसे उसे पूरे जन्म के लिए कर्जदार बना दिया। क्योंकि पहली बात तो साहूकारों से मुक्ति मिलना ही उस जमाने में बड़ा ही कठिन था, लेकिन यहाँ तो उसके विपरीत मुक्ति के साथ साथ 10 एकड़ जमीन और इतने सारे रुपए के साथ शहर में रहने तक की व्यवस्था। ऐसा लगता है मानो जैसे वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हो या नवल किशोर को ताउम्र के लिए कर्जदार बना रहा हो। जो भी हो, आज पूरी रात उस घर का दिया नहीं बुझा। वह सोचता रहा, कभी उठकर खेत के पेपर को देखता तो कभी पैसों को गिनता या कभी पानी पीकर फिर अपनी जगह पर बैठने की बजाय जबरन ही अपने पिताजी के चारपाई के चक्कर लगाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने ही जन्मों की तपस्या से ऐसे फल प्राप्त हो रहे हैं। अपनी हड्डियों को निचोड़कर पाए पाए जमा कर उसे पाने वाले पिता जिनका संघर्ष देख खुद आज उनके मालिक ने उन्हें 10 एकड़ जमीन उनके नाम लिख दी, जहां एक और एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, वही इतनी बड़ी जमीन का उन्हें यूं ही इनाम स्वरूप मिलता कोई सहज तो नहीं रहा होगा। जो भी हो, चाहे मालिक की उदारता करे या चाहे कुछ, लेकिन अब उसका फर्ज बनता है कि वह भी अपने बच्चों के लिए विचार करे। उसे मजबूर कर दिया था रिवाराम ने भविष्य के बारे में सोचने के लिए। ये सोचते हुए वो आकाश में तारों को देख उस निराधार चंद्रमा को निहारते हुए कब सो गया उसे पता ही ना चला। सुबह उठा तो देखकर चौंक पड़ा था कि वह रात की भारी चिंता में पिता की खाट के पास ही बिछी खाट पर अनायास ही सो गया था। उठकर मुंह धोकर बैठा ही था कि बड़े मालिक की बगी की आवाज सुन सारा परिवार और आसपास के लोग सचेत हो गए, क्योंकि उनका घोड़ा केतन एक विशेष सी चाल दोहरी टॉप से चलता था। केतन दोहरी टॉप के साथ उसके पैर में लगे हुए घुंघरुओं के साथ किसी को भी अचंभित करने में माहिर था कि वास्तव में कोई घोड़ा चल रहा है या मनुष्य, लेकिन उस गांव के सभी लोग घुंघरुओं की लगातार आवाज से पहचान जाते थे कि जमींदार आ रहे हैं। तुरंत नवल किशोर के पिताजी ने उठकर नए घड़े का पानी चौखट पर सींचते हुए करघनी से नया चादर खींचा और फटाफट खाट पर बिछाने लगे। तब तक बड़ी बड़ी मूंछें और रौबदार आवाज के साथ जमींदार जी में आ चुके थे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।